अच्छा, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे भी हमको करना क्या है, इसमें भी हमको क्या करना है, शेयर्स इशू करने हैं। बस फर्क क्या है, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि अब हमको बदले में पैसा नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा बस शेयर्स इशू करने के बदले में। तो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे हम अपने शेयर इशू करते हैं कैश के अलावा? एक हम शेयर इशू करेंगे फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, कोई एसेट खरीदा, बदले में हमारे शेयर्स दे दिए, पेमेंट करनी है। अच्छा, ये तो पता है ना तुमको, हमारे शेयर्स की वैल्यू है, हमारे शेयर्स की कुछ वैल्यू है। अगर मैं किसी से कोई एसेट खरीदता हूँ तो मैं पेमेंट करने के लिए उसको कैश के बदले में हमारा शेयर दे सकता हूँ। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे, क्योंकि हमारे शेयर की कुछ वैल्यू है। एक शेयर अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक शेयर 100 रुपए का है, मार्केट में हमारा एक शेयर 100 रुपए का बिकता है, तो मतलब हमारे शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। कोई भी अगर खरीदेगा तो 100 रुपए मेरे को देगा, अगर वो किसी और को बेचेगा तो 100 रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, मैंने एक मशीन खरीदनी है 1 लाख रुपए की, मशीन मैंने खरीदनी है 1 लाख रुपए की, और मैं चाहता हूं कि इसको मशीन के बदले में पैसे ना दूं, कैश ना दूं, बदले में हमारी कंपनी का शेयर दे देता हूं उसको। तो इसको मशीन की पेमेंट करने के लिए, पेमेंट कितने की है, 1 लाख रुपए की, पेमेंट करने के लिए हम इसको कितने शेयर्स देंगे ताकि इसकी पेमेंट हो जाए? 10,000 शेयर्स देंगे या 1,000 शेयर्स देंगे? अगर मैं इसको 1,000 शेयर्स दे देता हूं तो इसको 1 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना इसका। इसका मतलब हम कोई एसेट खरीदते हैं अगर, तो बदले में अगर मैं अपना शेयर दे दूं तो उसकी पेमेंट मैं कर सकता हूं। तो पहला केस क्या है कि मैं एसेट खरीदता हूं, बदले में हमारे शेयर्स दे देंगे। और हम शेयर्स कहाँ कहाँ दे सकते हैं, फॉर परचेज ऑफ अ बिजनेस। हमने एक एसेट नहीं खरीदा, किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया और बदले में क्या दे दिया हमने, हमारे शेयर्स दे दिए। तो बिजनेस खरीद के पेमेंट ही करनी है ना हमको, तो पेमेंट करने का मतलब है पैसे के बदले में हम क्या दे रहे हैं, अपने शेयर्स दे रहे हैं बस उसको। ठीक है, तीसरी चीज, टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स और टू अंडर राइटर्स। इस पे बाद में आएंगे, ये क्या चीजें होती हैं बाद में आते हैं। इस पे पहले एक एक करके करते हैं। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, थर्ड केस, फोर्थ केस। पहला केस, फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, कि हमने कोई एसेट खरीदा और बदले में हमारे शेयर्स दे दिए, तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी? तो इस केस में हम दो एंट्रीज करेंगे बस, दो एंट्रीज करनी है हमको। वो दो एंट्रीज कौन कौन सी होंगी? पहली एंट्री होगी, जैसे मान लेता हूँ मैंने कोई भी एसेट खरीदा, तो एसेट खरीदने से एसेट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, कौन बोल रहा है? एसेट अगर हम खरीदेंगे तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एसेट हमारा कौन सी साइड बढ़ता है, डेबिट साइड बढ़ता है, क्रेडिट साइड कम होता है। अगर मैं एसेट खरीदूं तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट करूंगा, तो पहली एंट्री में होगा एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी हमने एसेट खरीदा उसके नाम से वो एसेट डेबिट कर देंगे। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन खरीद ली तो मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू, क्रेडिट क्या करेंगे, जिससे हमने खरीदा उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हमने खरीदा, सामने वाला बेचने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं वेंडर। तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर की जगह क्या आएगा, उसका नाम आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया होगा जिससे हमने खरीदा। अगर नाम नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, तो वेंडर लिख देंगे। ठीक है, एक्स लिमिटेड से खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री तो ये होगी, हमने एसेट खरीद लिया। ये किस चीज की एंट्री है, एसेट खरीदने की एंट्री है। इस एंट्री में हमने पेमेंट अभी नहीं की है, पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं, तो वेंडर को हम मान रहे हैं हमारी लाइबिलिटी।
वेंडर हमारी लाइबिलिटी है, इसको पैसे देने हैं। तो लाइबिलिटी कौन सी साइड बढ़ती है हमारी? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो डेबिट होती है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने उसको वेंडर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होता है, तो इसलिए एसेट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जो एसेट का नाम है उस नाम से एसेट डेबिट होगा और जो वेंडर का नाम है उस नाम से वेंडर क्रेडिट होगा। पहली एंट्री होगी। फिर दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? वेंडर से जो हमने एसेट खरीदा है, वेंडर को पेमेंट भी तो करनी है, तो सेकंड एंट्री होगी पेमेंट करने की। पहली एंट्री क्या है? एसेट को खरीदने की, तो बीइंग एसेट परचेज्ड। सेकंड एंट्री में वेंडर को पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने की एंट्री में हमारा वेंडर तो हो जाएगा डेबिट, वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वेंडर लाइबिलिटी है, पेमेंट करूंगा तो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और लाइबिलिटी कम होती है डेबिट साइड में, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट। जितने की भी पेमेंट करनी है तो जितने से ऊपर वेंडर क्रेडिट हुआ था उतने से ही यहाँ पे वेंडर डेबिट हो जाएगा हमारा। फिर क्रेडिट क्या होगा? जैसे मान लेते हैं 5 लाख रुपए का एसेट था, ठीक है। क्या जरूरी है मैं 5 लाख, 5 लाख की पेमेंट मैं शेयर्स देके करूंगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 5 लाख में से 1 लाख कैश दे दूं या 1 लाख बैंक से दे दूं और बाकी मैं क्या दे दूं? हमारी कंपनी के शेयर्स। तो जितना हमने कैश में दिया उसके लिए तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट, जितना हमने चेक से दिया या बैंक ड्राफ्ट से दिया उसकी जगह क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में बता रखा होगा हमने हमको कि 5 लाख में से 10% पेमेंट मैंने कैश में की है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट हो जाएगा 50,000 रुपए। यहाँ तक समझ आ गया? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना कर दिया? कैश में 50,000। कितने पैसे और देने हैं वेंडर को? 4,50,000 रुपए और देने हैं। 4.5 लाख रुपए हमने वेंडर को और देने हैं। अब क्वेश्चन बोल देगा कि इसके बदले में तुम दे दो अपने शेयर्स, तो इसको शेयर्स दे देंगे। जब हम हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर मैंने हमारी कंपनी का शेयर प्रीमियम पे दिया है तो शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ आ गया कि अगर हमने हमारा शेयर पार पे इशू किया है तो सिर्फ क्या आएगा? तो सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा। अगर हमने हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू कर दिया तो साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। इन दोनों में मिला के अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 4.5 लाख रुपए। ठीक है, इन दोनों में मिला के टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 4.5 लाख रुपए। तभी हमारी एंट्री मैच होगी। 5 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा और 5 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकलेगी और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट कैसे निकलेगी वो देखना है बस हमको। एंट्री समझ आ गई? अमाउंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की हमने। एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहली एंट्री एसेट खरीदने की, दूसरी एंट्री किस चीज की है? पेमेंट करने की। पेमेंट करने में क्या होगा? वेंडर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू, अगर कैश या बैंक दिया तो टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर हमने जब हम शेयर्स देंगे तो क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया है तो साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो साथ में हमको एक वर्किंग नोट जरूर से बनाना है। वर्किंग नोट, हमेशा हमको ये वर्किंग नोट बनाना है। और वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। क्या निकालेंगे यहाँ पे? यहाँ निकालेंगे मैं कितने शेयर्स दूं उसको जिससे उसकी 4.5 लाख रुपए की पेमेंट हो जाए। ठीक है, वो निकालना है हमको, कितने शेयर्स दें हम हमारी कंपनी के। तो क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? कितने शेयर्स दूं? अच्छा, यहाँ पे फिर से वही वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने कितने की पेमेंट करनी है उसको, मान लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अमाउंट। हमने एसेट खरीदा था 6,50,000 रुपए का। एसेट कितने का था? 6,50,000 रुपए का। तो हमने एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6.5 लाख, मतलब वेंडर को हमने कितने पैसे देने? 6.5 लाख रुपए देने। अगली एंट्री में वेंडर में डेबिट में कितना आएगा? 6.5 लाख। जितने का एसेट है उतना ही आएगा वहां पे 6.5 लाख।
टू कैश। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपए इसको कैश दे दो। तो अगर मैंने 1,00,000 रुपए का कैश दे दिया या बैंक से दे दिया 1,00,000 रुपए, तो कितने पैसे वेंडर को और देने हैं? 5.5 लाख। मतलब वेंडर को और हमने कितने देने हैं? 5,50,000 रुपए और देने हैं। ये 5,50,000 मैं पे करूंगा हमारी कंपनी के शेयर्स देके। ठीक है, पूरे 6.5 लाख तो शेयर्स नहीं दे रहे हम, 6.5 लाख रुपए के। 1 लाख हमने कैश दे दिया, शेयर्स कितने रुपए के देंगे? 5.5 लाख रुपए के। अगर मैं तुमको बोलता हूं मैं हमारी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, तो मैं कितने शेयर्स दूं ताकि इसकी पेमेंट हो जाए? हमारी कंपनी के कितने शेयर्स जाएंगे? 5500 शेयर्स जाएंगे। 5500 शेयर से पेमेंट 5.5 लाख की कैसे हो जाएगी? क्योंकि 5500 शेयर्स, एक शेयर हमारा 100 रुपए का अगर है, तो इसको टोटल कितने रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे? 5,50,000 रुपए के शेयर मिल जाएंगे। होगी 5,50,000 की पेमेंट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं हमारी कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, पर मैं 100 रुपए में नहीं दूंगा, मैं दूंगा 10 रुपए के प्रीमियम पे, तो हमारा शेयर कितने का हो गया? 110 का। मतलब हमारा शेयर महंगा मिल रहा है। तो मैं कितने शेयर्स दूं ताकि इसकी 5.5 लाख रुपए की पेमेंट हो जाए? इस बार मेरे को ज्यादा शेयर्स देने पड़ेंगे या कम शेयर्स में काम चल जाएगा? कम शेयर्स में पेमेंट हो जाएगी। कम देने पड़ेंगे कि ज्यादा शेयर्स? कम क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि अब हमारा शेयर महंगा है। अच्छा, ये तो वही वाली बात है ना कि अगर मान लेता हूँ मैंने किसी को 5,000 रुपए देने हैं, अगर मैं 100 के नोट देता हूँ तो 50 नोट देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं 500 के नोट देता हूँ तो 10 नोट में काम चल जाएगा। यही बात है ना कि अगर 100 रुपए का शेयर है तो 5500 शेयर्स देने पड़ेंगे। अगर शेयर 110 का है तो कम शेयर्स, 5,000 शेयर्स में काम चल जाएगा हमारा। इसका मतलब जब हम हमारी कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं तो कम शेयर्स देने होते हैं हमको। जब हम हमारी कंपनी के शेयर्स पार पे इशू करते हैं तो थोड़े से ज्यादा शेयर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है? कितने शेयर्स दूं अगर मेरा शेयर 110 का है, जिससे इसकी 5,50,000 की पेमेंट हो जाए। तो कितने शेयर्स आ रहे हैं? 5,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 110 का। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,50,000। तो होगी 5,50,000 की पेमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स ये तुमने निकाला कैसे? पार वाले केस में 5500, प्रीमियम वाले केस में 5,000, ये कैसे निकाला? ये डिवाइड किया है किसी को किसी से, किसको किससे डिवाइड किया है? जितने की पेमेंट करनी है उससे, उसको डिवाइड कितने से किया है? इशू प्राइस से। हमारा शेयर हम कितने का देंगे? तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट पेबल इन शेयर्स। ये शेयर्स में मैंने उसको कितने की पेमेंट करनी है? अच्छा, यहाँ 6.5 लाख तो नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 5.5। शेयर्स में कितने की पेमेंट करनी है उसको? 5.5 लाख रुपए की। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है इशू प्राइस से। इशू प्राइस कैसे निकलेगा? अगर हमने हमारा शेयर पार पे इशू कर दिया तो इशू प्राइस फेस वैल्यू ही हो जाएगी। अगर हमने हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो इशू प्राइस हो जाएगा हमारा। समझ आ गया? तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का? अमाउंट पेबल इन शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो हमको देखना एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा। पहला केस कर रहे हैं, अगर मैं शेयर हमारा पार पे देता तो हमारी एंट्री क्या होती? पार पे दे रहा हूं हमारा शेयर, तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा? पार पे दे रहे हैं तो प्रीमियम नहीं आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे अगर मैंने अपना शेयर पार पे दिया? तो फॉर्मूले में डाल के देख लेते हैं। अमाउंट पेबल इन शेयर्स कितनी है? 5,50,000। इश्यू प्राइस कितना है? 100 रुपए, क्योंकि हम हमारा शेयर कितने पे दे रहे हैं? पार पे। तो कितने आगे नंबर ऑफ शेयर्स? 5,500 शेयर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,500 इंटू, शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। तो इंटू 100। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5,50,000 रुपये। समझ आया? शेयर कैपिटल में अमाउंट पहले क्या निकालना है हमको? हर एक केस में सबसे पहली चीज क्या निकालनी है? नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो निकालना ही निकालना है हमको। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल इन शेयर्स।
शेयर्स में कितने की पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसके हिसाब से अमाउंट लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे कितने शेयर्स हैं, 5500 शेयर्स हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5,50,000। और ये एंट्री हमारी मैच होगी। समझ आ गई सेकेंड एंट्री। मैं अपने शेयर पार पे इश्यू करूं या प्रीमियम पे, पहली एंट्री में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा पार प्रीमियम से? ये तो एसेट खरीदने की एंट्री है ना, पेमेंट की एंट्री थोड़ी है। तो इस एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी एंट्री पे फर्क पड़ेगा? सेकंड वाली एंट्री पे फर्क पड़ेगा। सेकंड वाली एंट्री में क्या आ जाएगा, अगर मैं बोलता हूं मैंने अपना शेयर दिया है प्रीमियम पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकलेगी, तो फिर से क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ, अच्छा पार और प्रीमियम से नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? हर बार चेंज होंगे ना। पार की वजह से कुछ और आएगा, प्रीमियम की वजह से कुछ और आएगा। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेबल इन शेयर्स 5.5 लाख डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस अब कितना हो गया, 110 रुपए। तो इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 5000 शेयर्स। और अमाउंट कैसे निकली लिखनी है, शेयर्स के हिसाब से। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 5000 शेयर्स हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लाख। प्रीमियम में कितना आएगा, कितने शेयर्स हैं, 5000। प्रीमियम कितने का है, 10 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000। एंट्री मैच होगी। यहाँ पे भी हो गया 6.5 लाख और यहाँ पे भी हो गया 6.5 लाख। समझ आया? आसान सा ही है ना, दो ही एंट्रीज हैं। पहली एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकंड एंट्री में वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर कुछ कैश या बैंक से दिया है तो। उसके बाद हमारा शेयर पार पे इशू किया तो टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू किया है तो शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रीमियम भी आएगा वहाँ पे। ठीक है। और हर एक केस में वर्किंग नोट बना के हमको क्या दिखाना है, नंबर ऑफ शेयर्स लिख के दिखाने हैं, कितने शेयर्स इशू करने हैं हमको। चलो करो फिर एंट्रीज करो। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड for rupees 10 lakhs, purchase consideration is to be paid rupees, वेंडर, हाँ जिस जो बेचता है, अ, just 10 लाख की मशीन है, 1 लाख रुपए बैंक से दिए।
शेयर 100 रुपये का है। इसके अंदर इतना फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो फर्क पड़ता ही है शेयर्स का। इसमें तो बिना शेयर्स के नहीं करेंगे, इसमें तो निकालने ही निकालने हैं, निकाल के इसमें भी दिखा देंगे।
एक मतलब आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक अगले चैप्टर में भी आएगा। उसमें तो इसमें पार और प्रीमियम है, उसमें डिस्काउंट भी आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। सेम टॉपिक आएगा तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हर बार निकालेंगे वहाँ पे। हाँ, शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करते ना। हो गया। देखो पहली एंट्री तो यही होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। ये एंट्री कितने से होगी? 10 लाख रुपए से, क्योंकि मशीन कितने की है? 10 लाख रुपए की। सेकेंड एंट्री में हमने जो इक्विटी शेयर्स हमारे कितने का कैश दिया हमने? बैंक दिया है 1 लाख रुपए, और बाकी हम देंगे हमारे शेयर्स। पहले केस में पार पे देंगे, सेकंड केस में प्रीमियम पे। तो चाहे पार पे दें चाहे प्रीमियम पे दें, फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम ही रहेगी। कौन सी एंट्री पे फर्क पड़ेगा? सेकंड पे। तो फर्स्ट केस में क्या होगी, जब हम पार पे इशू करें तो बैंक बी लिमिटेड डेबिट हो जाएगी 1 लाख रुपए से, सॉरी 10 लाख से, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे हमारे? कितने शेयर्स, कितने रुपए की पेमेंट करनी है हमने शेयर्स में? कितने रुपए की पेमेंट हमने शेयर्स में करनी है? 9 लाख रुपए की। डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है हमारा? 100 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? 9,000 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 9,000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए। तो कितना हो गया ये? 9 लाख रुपए। सेकंड के जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल इन शेयर्स 9 लाख, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितना है? 125। तो शेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 7200 शेयर्स। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 7200 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 7,20,000। प्रीमियम में कितना आएगा? इंटू 25, 1,80,000 रुपए। फिर ये एंट्री हमारी मैच हो जाएगी। समझ आ गया? 125 कितने का प्रीमियम है? हमारा शेयर कितने का था? अगर 100 रुपए का शेयर में 25% के प्रीमियम पे इश्यू करूं तो कितने का बनेगा? 125 का हो जाएगा ना वो। 100 का तो फेस वैल्यू है उस पे, प्लस इसका 25% प्रीमियम, तो 25 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो हमारा शेयर हो गया 125 का। तो ये इश्यू प्राइस हो गया 125 रुपए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब हम कोई एसेट खरीद लेते हैं, बदले में हमको हमारी कंपनी के शेयर्स देने हैं, तो ऐसे एंट्री होंगी। कितनी एंट्रीज हो रही हैं? टोटल 2 ही एंट्रीज हो रही हैं बस। अब है सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? इस बार हम एसेट नहीं खरीदेंगे, इस बार क्या खरीद लेंगे हम? पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेंगे। तो सेकंड केस है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। हमने इस बार क्या खरीद लिया? पूरा बिजनेस खरीद लिया। अच्छा देखो, हमने क्या खरीद लिया? पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। तो क्या एंट्रीज होंगी? अच्छा, बिजनेस हमको किसी का खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं? अगर मेरे को किसी का बिजनेस खरीदना है पूरा का पूरा, तो उसमें मैं क्या चीज खरीदूं कि उसका बिजनेस ही आ जाए मेरे पास? शेयर्स खरीद लेता हूँ उसके, अगर वो कंपनी है तो। या फिर अगर हमको किसी का पूरा बिजनेस खरीदना है तो हम उसके सारे के सारे एसेट्स खरीद लेते हैं। ठीक है। और साथ में उसकी हम लाइबिलिटीज भी ले लेते हैं। तो अगर किसी बिजनेस के मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद लेता हूँ सब कुछ, तो क्या मान लेते हैं हमने उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया। तो फर्क क्या है ऊपर में और नीचे में? ऊपर भी एसेट्स खरीद रहे थे, यहाँ पे भी एसेट खरीदेंगे, बस ऊपर लाइबिलिटीज नहीं आ रही थी, यहाँ पे लाइबिलिटीज भी आएंगी, बस इतना ही फर्क है। तो जब हम बिजनेस खरीदते हैं ना, उससे होंगी तो यही वाली 2 एंट्रीज जो हमने यहाँ पे की थी, यही वाली 2 एंट्रीज होंगी। बस यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा वो पहली एंट्री पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सेकंड एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड एंट्री में जैसे पेमेंट हम पहले कर रहे थे वैसे ही पेमेंट अब, जैसे मान लेता हूँ मैंने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया 10 लाख रुपए में, सेकंड एंट्री करनी है पेमेंट की, वो तो ऐसे ही रहेगी ना।
बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, जो बैंक से दे दिया वो बैंक में आ जाएगा, जो शेयर्स दे दिए वो इक्विटी शेयर कैपिटल या सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। तो पेमेंट करने वाली एंट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कौन सी एंट्री पे पड़ेगा इस बार? पहली एंट्री पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी वो देखना है बस हमको। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? तो इस बार हमारे पास बिजनेस में एसेट्स भी आएंगे और लाइबिलिटीज भी आएंगी। अगर मेरा एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ? डेबिट। अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं सारे अलग अलग अपने नाम से डेबिट हो जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। जितने भी एसेट्स हमारे पास आए वो डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट क्या होगा? जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। क्रेडिटर्स के नाम से, ट्रेड पेबल्स के नाम से लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी जितनी भी हैं। साथ में जिससे हमने वो बिजनेस खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। कौन सी एंट्री चल रही है? पहली। पहली एंट्री वहां पे कौन सी होती थी? एसेट खरीदने की। यहाँ पे कौन सी हो रही है? बिजनेस खरीदने की। तो टू आ जाएगा वेंडर अकाउंट। जो भी उसका नाम है वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है बस इसके अंदर। वो क्या है? मान लो मैंने किसी के एसेट खरीदे, जो कि एसेट्स टोटल बनते हैं 5 लाख रुपए के, और उसकी लाइबिलिटीज टोटल बनती हैं 1 लाख रुपए की। कोई बिजनेस खरीदने गया हूं मैं, बिजनेस में जाके देख रहा हूँ उसके पास सारे एसेट्स कितने के हैं टोटल मिला के? 5 लाख रुपए के, और उसकी लाइबिलिटीज कितनी है? 1 लाख रुपए की। मेरे को उसका बिजनेस खरीदना है, तो मैं कितनी पेमेंट करूं उसको जिससे उसका बिजनेस मेरा हो जाए? कितने की पेमेंट करनी चाहिए हमको? 6 लाख की पेमेंट करनी चाहिए या 4 लाख की पेमेंट करनी चाहिए? 6 आएगा कि 4 आएगा? लाइबिलिटीज की भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 6 आएगा कि 4 आएगा? हमको पेमेंट करनी पड़ेगी 4 लाख रुपए की। 4 लाख की क्यों? क्योंकि मैं उसकी लाइबिलिटीज भी ले रहा हूँ। अगर मैं उसके सिर्फ एसेट्स ले रहा होता तो मैं उसको कितने पैसे देता? 5 लाख रुपए। मैं उसको बोल रहा हूँ जितने भी तेरी लाइबिलिटीज है वो भी मुझे दे दे, इन लाइबिलिटीज की बाद में मैं पेमेंट कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरी जेब से कितना जाएगा? 4 लाख तो अभी जाएगा, और 1 लाख जो लाइबिलिटीज है वो भी चुकाऊंगा मैं बाद में। तो टोटल कितने के पड़ रहे हैं मेरे को एसेट्स? 5 लाख के ही पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को उसको कितने देने हैं? 4 लाख देने हैं। तो अमाउंट हमारी कैसे निकलती है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है ये कैसे पता चलता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके। तो एसेट्स अगर 5 लाख की हैं, लाइबिलिटीज 1 लाख की हैं, तो कितना उसको देना बनता है? कितने पैसे में दूं उसको? 4 लाख रुपए अगर दूं तो बिजनेस मेरा हो जाएगा। क्या जरूरी है मैं 4 लाख रुपए ही दूंगा उसको? कम ज्यादा भी तो कर सकते हैं। सामान उसके पास कितने का है? सामान तो नेट अगर देखा जाए तो 4 लाख रुपए का है। एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके देखेंगे ना, तो नेट उसके पास जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं? 4 लाख रुपए के। तो 4 लाख रुपए उसको देने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मैंने उसका बिजनेस 6 लाख में खरीद लिया, या फिर 6 छोड़ते हैं, 5,50,000 में खरीद लिया मैंने उसका बिजनेस। 4 लाख रुपए के उसके पास नेट एसेट्स थे, हमने उसका बिजनेस खरीद लिया 5,50,000 रुपए में। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम 4 लाख की चीज के 5,50,000 दे दोगे? तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है अगर उसके बिजनेस की गुडविल भी हो। ठीक है, मतलब मैं जो सामान ले रहा हूँ वो कितने का है? 4 लाख रुपए का। बदले में जो 1.5 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसको, वो किस चीज के दे रहा हूँ? गुडविल के दे रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको। ये नहीं, एसेट्स में काउंट नहीं की हुई हमने वो। अगर काउंट कर ली होती तो नेट तो फाइनल अमाउंट निकल जाती। हम मान के चल रहे हमने काउंट नहीं की हुई गुडविल। अच्छा, ये मैंने ना गुडविल में भी बताया हुआ है तुमको।
मैंने किसी कंपनी का बिजनेस खरीदना है, उसके नेट एसेट्स कितने के हैं? नेट एसेट्स कितने के? नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो नेट एसेट्स कितने के उसके? 40 लाख रुपए के। बदले में मैं खरीदने के पैसे कितने दे रहा हूँ? 60 लाख रुपए। तो इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस खरीदने के बदले में पैसे कितने देंगे उसको। तो पैसे कितने देंगे? 60 लाख रुपए। एसेट्स कितने के हैं? 40 लाख। तो जो 20 लाख रुपए मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो किस चीज के दे रहा हूँ? वो दे रहा हूँ गुडविल के। तो हेंस वी आर पेइंग ₹60 lakhs एंड गेटिंग नेट एसेट्स ऑफ वर्थ ₹40 lakhs। वी आर पेइंग ₹20 lakhs एक्स्ट्रा। दैट एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। वो एक्स्ट्रा पैसे उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाल सकते हैं हम? परचेज कंसिडरेशन में से अगर मैं नेट एसेट्स माइनस कर दूं, मतलब 60 लाख माइनस 40 लाख, तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। समझ आ गए? तो इसका मतलब जितने के एसेट्स हैं अगर मैं उससे ज्यादा पैसे दे देता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो किस चीज के दिए हमने? गुडविल के दिए हैं। ऐसे ही अगर मैं तुमको बोलूं 4 लाख की पेमेंट, 4 लाख के एसेट्स थे उसके, नेट एसेट्स कितने के थे? 4 लाख रुपए के। और मैंने पर उसको जल्दी थी बेचने की, तो मैंने उसका बिजनेस 3 लाख रुपए में खरीद लिया। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है कि अगर उसको एसेट्स बेचने थे, कोई बिजनेस खरीदने के लिए रेडी नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ता? सारे एसेट्स अपने अलग अलग बेचने पड़ते। ऐसे ही होता है ना कि वो मशीन अलग बेचता, अपनी फर्नीचर अलग बेचता, तो उसको टाइम ज्यादा लगता। तो उसको क्या चाहिए? जल्दी पैसे चाहिए, तो उसने अपना बिजनेस सस्ते में बेच दिया। हमने कितने में खरीद लिया उसका बिजनेस पूरा? 3 लाख। अच्छा, ये 3 लाख को हम क्या बोलते हैं? ये 5,50,000 और 3 लाख क्या है ये है परचेज कंसिडरेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। कितने की है यहाँ पे? 5,50,000 की। यहाँ पे कितने की है? 3 लाख। तो अगर मैंने बिजनेस उसका सस्ते में खरीद लिया तो फायदा हो गया। उस फायदे को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये तो हमने अभी भी किया था थोड़े दिन पहले, कल परसों भी बताया था मैंने कि ऐसा कोई अगर हमको फायदा होता है जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होता है, तो वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो कितने का फायदा हो गया हमको? 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ गया 1 लाख रुपए का। और इस केस में क्या आ रही थी हमारे पास? गुडविल आ रही थी। कितने की? 1,50,000 की। समझ आ गया? तो मतलब या तो हमारे पास क्या निकलेगा? गुडविल। या फिर क्या निकलेगा? कैपिटल रिजर्व। गुडविल कब निकलेगी? जब मैंने जितने के एसेट्स हैं उससे ज्यादा पैसे दे दिए तो गुडविल है, अगर उससे कम दिए तो कैपिटल रिजर्व है। ठीक है? एंट्री कैसे होगी अब इसकी? हमने एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। हमने जो एसेट्स खरीदे वो कितने के थे? 5 लाख के। लाइबिलिटीज कितने की थी? 1 लाख की। वेंडर में जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी परचेज कंसीडरेशन, कि हमने उसको बदले में पेमेंट कितने की करनी है, वो अमाउंट आएगी वेंडर में। तो परचेज कंसीडरेशन कितनी थी हमारे पास? परचेज कंसीडरेशन कितने की थी? पहले केस में कितने की थी? 5,50,000 रुपए। यही थी ना परचेज कंसीडरेशन? तो पहले केस में परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 5,50,000। तो अगर मैं यहाँ पे 5,50,000 लिख दूं, तो डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है? एंट्री तो नहीं मैच हो रही है हमारी। यहाँ पे आ रहा है 650 और यहाँ पे आ रहा है 5 लाख। तो कम कहाँ पड़ रहे हैं पैसे? डेबिट में कम पड़ रहे हैं। तो डेबिट में मैं डेबिट कर देता हूँ कितना? 1,50,000 रुपए। और ये किस चीज का बच रहा है 1,50,000? गुडविल का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपए। समझ आ गया? तो एंट्री क्या बनी? एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। क्या जरूरी है डिफरेंस डेबिट में ही आएगा? डिफरेंस हमेशा जरूरी तो नहीं है डेबिट में ही आएगा। डिफरेंस कहाँ और आ सकता है? क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर हमारा डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो हम कहाँ पे लिख देंगे उसको? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये डिफरेंस क्रेडिट में कब आएगा? जब हमारी परचेज कंसिडरेशन होगी नेट एसेट से कम। तो कितने की एज्यूम की थी हमने? 3 लाख रुपए की। तो अब डेब
यही नाम लिखना है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख रुपए। तो अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो क्या नाम लिख देंगे, गुडविल। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो क्या नाम लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो अमाउंट आएगी उसको हम कौन सी अमाउंट बोलते हैं, वो होती है एग्रीड वैल्यू, कि हमने एसेट की कितनी वैल्यू एग्री की है, सामने वाले के एसेट्स कितने के हमने कितना एग्री किया। और लाइबिलिटीज में भी जो अमाउंट आती है उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। और जो वेंडर में आती है उसको क्या बोलते हैं, जो वेंडर में आती है उसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन। और जो कैपिटल रिजर्व या गुडविल में आएगी वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, जो बचेगा, जिस भी साइड बचेगा उस साइड बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। डेबिट में बच रहा है तो नाम लिख देंगे गुडविल, क्रेडिट में बच रहा है तो नाम लिख देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ आ गया। बुक देना तुम्हारी बुक, नेट एसेट्स का नहीं करना, कुछ नहीं हमको। अच्छा ये चीज है ना, ये मैंने जो तुमको बताया ये समझाने के लिए बताया था बस, ये वाली चीज कि ये ऐसा होता है, इसकी वजह से गुडविल निकली है, महंगा खरीदा है तो गुडविल निकली है, सस्ता खरीदा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो हमको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही पता कर लेंगे। डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल में डाल देंगे, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। मैंने वो नीचे ये बताया था गुडविल क्यों बोल रहे हैं इसको और कैपिटल रिजर्व क्यों बोल रहे हैं इसको। ठीक है बुक, बुक ही नहीं है किसी के पास, है ना। अच्छा इसके बाद जो सेकंड एंट्री होगी वो कौन सी होगी, सेकंड एंट्री तो पेमेंट की है ना, पेमेंट की एंट्री में कौन डेबिट होगा, वेंडर डेबिट हो जाएगा। और वेंडर में अमाउंट कौन सी आएगी, परचेज कंसिडरेशन आएगी। तो सेकंड एंट्री में फिर से वही चीज कि हमने शेयर हमारा पार पे इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किया, उसके हिसाब से एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी। बस सेकंड एंट्री में कोई भी फर्क नहीं है, जो पहले हो रही थी वही सेकंड एंट्री अभी भी होगी। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, पहली एंट्री में डिफरेंस आएगा। ये वाला कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मांगला कोर्तुवी लिमिटेड कोई कंपनी है, टुक ओवर अ यूनिट ऑफ मांगला ट्यूब्स लिमिटेड। तो हमने एक यूनिट या बिजनेस खरीद लिया किसका, मांगला या मंगला जो भी है ट्यूब्स लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। तो वेंडर कौन है यहाँ पे, मंगला ट्यूब्स लिमिटेड जो है वो वेंडर है। कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें क्या है, एक तो मशीन है कितने की, 40 लाख की, टूल्स एंड डाइज है 10 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज है 25 लाख रुपए की। तो जो हमने बिजनेस खरीदा है उसमें कितने रुपए के एसेट्स हैं, एसेट्स कितने के हैं, 50 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज कितने की हैं, 25 लाख रुपए की। इसका मतलब जो उस कंपनी के नेट एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 50 लाख माइनस 25, 25 लाख के नेट एसेट्स हैं। और जो हमने कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, परचेज कंसिडरेशन कितने की दी है उसको, 20 लाख। तो मतलब 25 लाख का सामान हमने कितने में खरीद लिया, 20। तो फायदा हो गया कि नुकसान हो गया हमारा, फायदा हो गया। तो हम उसको कहाँ डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अगर मैं इसको महंगे में खरीद लेता तो मैं कहाँ डालता, तो गुडविल में डालते। पहली एंट्री क्या होगी, और बदले में मैंने क्या दिया है, बदले में मैंने दिए हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर, जो कि 10 रुपए का एक है, 5 रुपए के प्रीमियम पे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट, एसेट के अलग अलग नाम से लिखेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उतने नाम, कितने एसेट्स हैं, 2। तो एंट्री होगी
मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स एंड डाइज अकाउंट डेबिट, ये कितने के हैं? 40 लाख। और ये कितने के हैं? 10 लाख। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ये कितने की हैं? 25 लाख। टू वेंडर, वेंडर कौन है? मंगला ट्यूब्स लिमिटेड, कितने के आए यहाँ पे? कितना आएगा? परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 20 लाख रुपए। और टू बदले में क्या आएगा हमारे पास? कैपिटल रिजर्व। अच्छा, ये सारी चीजें हमने लिख दी, तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डेबिट में कितना आ रहा है? 50। क्रेडिट में कितना आ रहा है? 45। तो डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 5 लाख रुपए। बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब सेकंड एंट्री किस चीज की होगी? पेमेंट करने की। वो एंट्री क्या होगी? मंगला ट्यूब्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना आएगा यहाँ पे? 20 लाख रुपए। टू बदले में हमने दिए हैं अपने इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू और क्या आएगा यहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसकी अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। वो कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल इन शेयर्स, कितने की पेमेंट करनी है शेयर्स में? पूरे 20 लाख की। कोई कैश तो नहीं दिया हमने। 20 लाख डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितना है हमारा? इश्यू प्राइस है 10 का शेयर 5 के प्रीमियम पे, तो कितने का हो गया? 15 रुपए का। तो इश्यू प्राइस है 15। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके? पॉइंट्स में आ रहा है क्या? कितना आएगा पॉइंट्स में? पॉइंट्स में क्यों आ रहा है ये? अच्छा, इसका निकालना है एग्जैक्ट कितना आएगा? 13,000। एक, तीन, तीन, फिर तीन, फिर 13,333 आएगा। 1,33,000। 1,33,000 आएगा ना? 1,33,333 .33। ऐसे ही चलता रहेगा ये। कितने शेयर? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो। अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो क्या हम हमारे शेयर्स पॉइंट्स में इशू कर सकते हैं? डेसिमल्स में इशू नहीं कर सकते। या तो हम अपनी कंपनी का एक शेयर देंगे या एक भी नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होगा हमने हमारी कंपनी का आधा शेयर दे दिया किसी को, या 0.33 शेयर दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब भी हमारा नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल में आ रहा होता है, तो हम उन डेसिमल्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? चाहे ये डेसिमल में 0.99 आ रहा हो, डेसिमल के बाद जो भी चीज है उसको इग्नोर कर देंगे। तो राउंड ऑफ हमेशा लोअर होगा यहाँ पे। डेसिमल के बाद जो भी होगा उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। डेसिमल के बाद कुछ भी कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो हम बदले में कितने शेयर्स देंगे अब? 1,33,333 शेयर्स देंगे हमारी कंपनी के। ठीक है? अगर मैं इतने शेयर देता हूं, तो यहाँ पे कितना आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में? 133,333 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना हो गया? 13,33,333 रुपए। 1,33,333 इंटू प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। ये अमाउंट निकाल लो कितनी आएगी फटाफट। कितनी आएगी बताना? 166,665। इतनी आएगी क्या? पता नहीं कितनी आएगी फिर। अच्छा, यहाँ पे जीरो आएगा। 13,33,330। इसकी अमाउंट और बताओ कितनी आएगी? इतनी आएगी ना? इतनी ही आएगी। हम्म? 5 6।
ठीक तो है ये, 6666665, 6,66,665 रुपए, ये चीजें लिख दी। क्या ये एंट्री हमारी मैच हो जाएगी? एंट्री मैच नहीं होगी। क्यों नहीं मैच हो रही? क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया था। जब ये एंट्री हमारी मैच नहीं होगी तो हमेशा हमारा डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा होगा, वो डिफरेंस हम हमेशा कैश या बैंक में डाल देंगे। टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 5 रुपए का। तो थोड़ा सा ही आएगा, 5-10 रुपए का डिफरेंस, वो हम कहाँ पे डाल देंगे? कैश में। इसका मतलब क्या है, कैश में क्यों डाल रहे हैं? अच्छा देखो, इसका सिंपल मतलब है, हमने कितने की पेमेंट करनी है उसको? 20 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। जब मैं उसको 20 लाख रुपए की पेमेंट करता हूं, तो जब भी हमारा डिफरेंस आएगा इस केस में, तो डिफरेंस का क्या करना है हमको? हमेशा कहाँ पे डालना है? कैश में लिख देंगे उस डिफरेंस को। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारा कैश में? क्योंकि हमने उसको कितने की पेमेंट करनी थी? 20 लाख रुपए की। 20 लाख की पेमेंट करते हुए मैं निकाल रहा हूँ कि कितने शेयर्स दूं ताकि उसको 20 लाख की पेमेंट हो जाए। जब मैं शेयर्स निकाल रहा हूँ तो शेयर्स आ रहे हैं हमारे 1,33,333.33। हमने बोला 0.33 शेयर्स हम तो नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके इसको कम कर दिया कि 1,33,333 शेयर्स दे देते हैं उसको। अगर मैं उसको इतने शेयर्स देता हूँ तो एक शेयर हमारा 15 रुपए का है, तो पेमेंट बनेगी 19,99,995 की। पैसे कितने देने थे उसको? 20 लाख। तो कितने पैसे वो और मांगेगा हमसे? 5 रुपए और मांगेगा। तो 5 रुपए हम बोल रहे हैं कैश में ले ले, तो टू कैश अकाउंट 5 रुपए। समझ आया? जरूरी नहीं है वो 5 रुपए मांगेगा ही मांगेगा, पर हमको तो डबल एंट्री पूरी करनी है, जितना डेबिट में लिखा है उतना ही क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट में हम क्या डाल देंगे? क्रेडिट में कैश डाल देंगे 5 रुपए। तो इसका डिफरेंस कभी भी डेबिट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम, मैंने बोला हमेशा हम क्या करेंगे, इसको लोअर राउंड ऑफ करेंगे, कि उसको कम शेयर देंगे। कम शेयर देंगे जिसकी वजह से उसको पैसा हमेशा कम पड़ेगा। वो कम पैसा जितना भी पड़ रहा होगा वो किस में दे देंगे उसको? कैश में दे देंगे। समझ आ गई एंट्री? तो इसमें सेकंड वाली एंट्री तो वैसे ही थी जैसे पहले की हमने। नया क्या है इसमें? फर्स्ट एंट्री नहीं है बस। तो इस एंट्री में क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। फिर देखेंगे कंपेयर करके डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है। डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नहीं, यही लिखना है। गुडविल अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया। अब हमारा क्या रह गया इसमें से? प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स रह गए। वैसे तो अभी हम कर सकते हैं, 5 मिनट लगेंगे। चलो कल क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद खत्म कर लेंगे।